स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि क्या भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक बड़े मुसीबत से गुजर रही है। स्पेशली मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बॉटम ऑफ द पिरामिड के बारे में चर्चा हो रही है। मतलब कि बॉटम ऑफ द पिरामिड वो लोग जिनकी इनकम कम है, रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जो लोग मान लीजिए लोन ले रहे हैं थोड़ा बहुत भी और उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी सारा डिफ़ॉल्ट अचानक से देखने को मिला है। देखिए, मैं यहाँ पर जो बड़े बैंक्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्पेशली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो छोटे मोटे लोन्स देते रहते हैं, तो वहां पर जो पैसा है वो वापस नहीं आ पा रहा है। और पैसा वापस तब नहीं आएगा जब लोगों की इनकम नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज दिवाली सेल का आखिरी दिन है। अगर आप हमारे कोई भी यूपीएससी कोर्सेज या फिर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी IQ पर, सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है जिसकी वजह से हम ये चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे, भारत की जो इकोनॉमी है उसमें एक पजल आपको देखने को मिलेगा। और वो पजल क्या है मैं आपको बताता हूँ। GDP ग्रोथ अगर आप देखिए तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मतलब अगर आप कंपेयर करिए दुनिया की बाकी देशों से, किसी भी देश से अगर आप कंपेयर करके देखिए तो भारत की GDP ग्रोथ आपको कहीं अच्छी देखने को मिलेगी। पिछले 2 साल में हमारी जो GDP ग्रोथ है वो 7.1% और पिछला साल 8.2% रही है, विच इज़ फैबुलस। और इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में भी देखोगे ये नए फाइनेंशियल ईयर का 2024-25 का, इसमें भी 7.2% आया था। तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर GDP बढ़ रही है मतलब लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए, लोगों के पास पैसा आना चाहिए, लोग खर्च करने चाहिए। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है कि जो कंज्यूमर गुड्स की सेल है उसमें आपको थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा। मतलब जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं हुआ है, काफ़ी स्लगिशनेस देखने को मिल रही है। और जो बैंक क्रेडिट है ये आपका पहले के मुकाबले काफ़ी तेजी से नीचे गया है। मतलब कहीं ना कहीं लोग बैंक क्रेडिट भी लेना नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि GDP बहुत अच्छी चल रही हो लेकिन सेल्स कम हो रहा हो, क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पर कम हो रहा है? तो बॉटम ऑफ द इनकम पिरामिड स्पेशली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात कही जा रही है। मतलब जो बॉटम ऑफ द पिरामिड की मैं बात कर रहा था, जिनके पास थोड़ी इनकम कम है, उसमें लोग भी आपको ज़्यादा देखने को मिले। क्योंकि जैसे जैसे आप पिरामिड के ऊपर जाओगे तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, लोगों की पास पैसा होता है, तो उनकी संख्या कम है, इसीलिए हम इसको पिरामिड के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो द बॉटम ऑफ द इनकम पिरामिड शुड बेनिफिट मोस्ट एंड सस्टेन GDP बूम। जब भी GDP इतनी अच्छी होती है तो यहाँ पर नीचे वाले लोगों को अच्छा खासा फायदा मिलना चाहिए। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस चीज़ को लेकर डिफर कर रहे हैं। किसी का कहना है कि इस समय इंडियन इकोनॉमी ट्रबल से गुजर रही है, किसी का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको अच्छा टाइम देखने को मिलेगा। और स्पेशली यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ट्रबल देखने को मिल रहा है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब देखिए, नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कोई लोन लेते हो, होम लोन वगैरह बड़ा लोन लेते हैं, तो किसी बैंक में जाते हैं जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ICICI बैंक, SBI, वहाँ से लेते हो। लेकिन जो MFIs हैं ये क्या करते हैं कि जो नीडी पीपल हैं, जिनको बैंक डायरेक्टली लोन नहीं देगा क्योंकि उनका क्रेडिट ग्रोथ अच्छा नहीं है, बाकी चीज़ें सही नहीं है, तो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनकी काफ़ी मदद करते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, जो गरीब लोग हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको यहाँ पर लोन देते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक स्पेशली जो काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं आज के डेट में, वहाँ पर भी आपको लोन डिफॉल्ट्स देखने को मिल रहा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक माइक्रो फाइनेंस में एक पायनियर है जिसका नाम है स्पंदना स्फूर्ति। वो आपको मैं बता दूं 2023-24 में पिछले साल 468 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। और ध्यान से सुनिए, जुलाई सितंबर क्वार्टर में इस साल अगर आप देखोगे तो यहां पर 204 करोड़ का लॉस हुआ है। कहां प्रॉफिट से ये डायरेक्टली लॉस में आ गए हैं। वहीं एक और यहां पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, यहां पर भी जो प्रॉफिट है वो आधा हो गया है। इक्विटास, इट इज़ वन ऑफ द टॉप स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर हमें आता है, और वहां पर भी जो प्रॉफिट है उसमें 90% की गिरावट हुई है। तो अचानक से क्या देखने को मिल रहा है कि जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर काफ़ी ज़्यादा ट्रबल हो गया, उनको लॉसेस झेलना पड़ रहा है। और वहीं अगर हम बात करें बड़े बैंकों की, तो देखो बड़े बैंक जो हैं
वो अभी उनकी स्थिति काफ़ी बेटर हो गई है, क्योंकि 2010 के बाद से अगर आप देखोगे तो वहाँ पर एनपीए जो बैड लोन होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो काफ़ी बढ़ गया था, डबल डिजिट में चला गया था, 10-12%। मतलब कि अगर मान लीजिए ये लोग 100 करोड़ रुपए उधार दे रहे हैं तो 10 करोड़ वापस ही नहीं आ रहा है, 12 करोड़ 15 करोड़ वापस नहीं आ रहा है, तो ये बड़ी मुसीबत हो गई थी। लेकिन आज के डेट में आप देख सकते हो ये 12 ईयर लो पर चला गया है जो एनपीए है, एंड इट इज़ जस्ट 2.8% नाउ, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और बड़े बैंक जो होते हैं वो बेसिकली जो बड़े बड़े लोन्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, तो उनको बॉटम ऑफ द पिरामिड से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी की वजह से यहाँ पर ट्रबल नहीं है। लेकिन ट्रबल कहाँ पर है? जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। देखो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रूरल डिस्ट्रेस। रूरल डिस्ट्रेस मतलब कि रूरल एरियाज़ में लोगों को नौकरी नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पर इश्यूज़ हों, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक मिनी लैंडिंग बूम आया था देश के अंदर। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। 2022 में क्या हुआ था, आरबीआई ने जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वाला पूरा सेक्टर है उसको डीरेगुलेट कर दिया था। पहले आरबीआई क्या करती थी, उसके ऊपर काफ़ी निगरानी रखती थी, कंट्रोल करती थी, लेकिन 2022 में आरबीआई ने एक बड़ा डिसीजन लिया और ये कहा कि यहाँ पर जो कैप लगाया गया है इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट का, उसको ये अबॉलिश कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए अगर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन किसी गरीब व्यक्ति को लोन देता है, तो आरबीआई ने बोला हुआ था कि आप उसको 10% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते या फिर 12% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, तो वो नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया, 2020 में ये जो कैप लगाई हुई थी ना उसको हटा दिया, और साथ ही साथ एक और बड़ा काम ये किया कि यहाँ पर जो भी जिसने भी लोन लिया है उसका जो भी इनकम है उसका 50% से ज़्यादा रीपेमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उसका महीने का इनकम आप समझिए मान लो 15,000 है, तो यहाँ पर जब वो अपना लोन चुकाएगा तो महीने में वो 7,500 से ज़्यादा नहीं देना चाहिए उसको, क्योंकि वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, राइट। तो ये कुछ डिसीजन लिया, क्या मतलब उसको डीरेगुलेट कर दिया आरबीआई ने, जो कैपिंग वगैरह थी वो हटा दिया। अब आप खुद सोच के देखो, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है और सरकार ने कहा हुआ है कि आप एक प्रोडक्ट पर 5% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते, तो आप नहीं ले पाओगे, आपको मैक्सिमम 5% का ही प्रॉफिट होगा। लेकिन सरकार कह दे कि अब आपको जितना प्रॉफिट कमाना है कमाओ, तो आप क्या करोगे, आप 10%, 15%, 20%, आपकी मर्जी है ना जितना लेना चाहो। तो यही हुआ यहाँ पर। ये डीरेगुलेशन के बाद से जब स्क्रूटनी यहाँ पर हटाई गई, तो इसकी वजह से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने जो लोन दिया गरीबों को, उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पहले क्या होता था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बहुत जल्दी उतना लोन भी नहीं देते थे। मान लीजिए अगर कोई गरीब व्यक्ति ने ऑलरेडी 3 लोन लिया हुआ है तो उसको फर्दर लोन नहीं मिलता था, क्योंकि डर रहता था कि वो लोन वापस चुका पाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर आरबीआई ने 2022 में जब डीरेगुलेट किया तो इन्होंने बढ़ चढ़कर लोन देना चालू कर दिया। किसी के पास 5 लोन है, किसी के पास 6 लोन है। अब आप खुद सोच के देखो, एक गरीब व्यक्ति है वो कहाँ से इतना सारा लोन चुका पाएगा। ये कुछ वैसा ही हो गया ना, आपने चाइना के बारे में सुना होगा। चाइना क्या करता है, छोटे छोटे गरीब देशों को यहाँ पर पैसा वगैरह दे देता है और अल्टीमेटली उनके देश में एक पर्टिकुलर जो ज़मीन है वो ले लेता है, क्योंकि वो लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं। कुछ वैसा ही आपको सीन देखने को मिल रहा है। और अल्टीमेटली आरबीआई को ये चीज़ समझ में आया और आरबीआई ने कहा कि देखिए, यहाँ पर जब आपके पास कोई कोलैटरल नहीं है तो आप उसको लोन मत दीजिए। मतलब कि मान लो अगर कोई लोन लेने आ रहा है तो या तो कोई सोना वगैरह गिरवी रखे, कोई ज़मीन का पेपर गिरवी रखे, कोलैटरल, तभी आप उसको लोन दो। लेकिन ये काफ़ी लेट हो चुका था। 2022 में पहले तो आरबीआई ने कहा कि जो करना है करो, और फिर अचानक से आरबीआई को डर हो गया और आरबीआई ने कहा कि नहीं, ऐसे आप लोन मत दीजिए। और इसी की वजह से यहाँ पर आपको पूरा ट्रबल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आरबीआई ने तो 4 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पेनल्टीज भी लगाई हैं। लेकिन कितना ये सही है? मतलब आप देखो, आरबीआई ने पहले तो कहा कि जो करना है करो, और उसके बाद आरबीआई को लगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर उनके ऊपर पेनल्टी लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इसको लेकर भी काफ़ी डिबेट हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर एक और चीज़ हुआ था। पिछले साल अगर आपको याद हो, एल नीनो आया था और ये इस साल तक भी कंटिन्यू रहा था। एल नीनो की वजह से अल्टीमेटली क्या है, जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है रूरल एरियाज़ वगैरह में, वो आपका थोड़ा कम हुआ। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो कि एवरेज में अराउंड 4% हुआ करती थी देश के अंदर, ये सिर्फ 1.8% रही है। इसका मतलब रूरल एरियाज़ में जो डिस्ट्रेस है वो बढ़ गया और रूरल एरियाज़ में लोगों ने लोन लेना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनका इनकम हो नहीं पा रहा था क्योंकि एल नीनो वगैरह की वजह से खेती का नुकसान हुआ है। तो ये सब कारण है यहाँ पर।
अब क्वेश्चन ये है कि अल्टीमेटली ट्रूथ क्या है। देखो यहाँ पर क्या है कि अभी इसको लेकर काफ़ी डिबेट चल रहा है। यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि जो भारत की जीडीपी है कहीं ये ज़्यादा करके तो नहीं दिखाई जा रही है 7% 8%, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन तो काफ़ी अलग है। और इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पर जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अरविंद सुब्रमण्यम, उनसे पूछा गया इसके बारे में तो उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो जीडीपी का नंबर्स है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो इन लाइन नहीं है विथ अदर इंडिकेटर्स जैसे क्रेडिट ग्रोथ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। एंड कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं बाकी के वो रिजेक्ट करते हैं ये आर्ग्यूमेंट। मतलब दोनों तरह के आपको आर्ग्यूमेंट देखने को मिलेंगे। जो पेसिमिस्ट लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, भारत के अंदर इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसा सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ है। इसके अलावा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में यहाँ पर स्लो डाउन हुआ है। जीएसटी कलेक्शन भी अगर आप देखोगे तो बहुत तेज़ी से अभी नहीं बढ़ा है, क्योंकि अभी सितंबर के महीने में सिर्फ 6.5% बढ़ा, अक्टूबर में सिर्फ 8.9% बढ़ा। वहीं अगर हम भारत के जीडीपी नॉमिनल ग्रोथ का अनुमान की बात करें तो 10.5% बताया जा रहा था। तो कम से कम इतना तो जीएसटी में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो पेसिमिस्ट लोगों का मानना है कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं। वहीं जो ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, जो थोड़ा आगे का पॉजिटिव सोच रखते हैं, उनका कहना है कि नहीं, अभी हो सकता है शायद कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी रिसेंटली जो मानसून का सीजन गया है पूरा, इसमें बम्पर क्रॉप होने वाला है, हार्वेस्टिंग होने वाली है, जिसकी वजह से फार्मर्स की इनकम होगी, लेबरर्स की इनकम बढ़ेगी, और जो भी इस समय चर्चा चल रही है डिस्ट्रेस की, वो शायद देखने को ना मिले। और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो भी पैसा लौटाना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी काफ़ी अर्ली है ये कहना कि एकदम प्रॉब्लम्स हो रहा है। अब अल्टीमेटली क्या है, जो सेकेंड हाफ है ये फाइनेंशियल ईयर का, वही तय करेगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इंडियन इकोनॉमी में। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और क्यों यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताई जा रही है। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इन चारों में से सबसे बड़ा बोरोवर भारत के अंदर कौन है? सबसे ज़्यादा उधार कौन लेता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।